thought of appearing for civil services came to my mind when I was in second year of my college. एंड बाय द टाइम आई रीच्ड माई थर्ड ईयर तो मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरा मानना था कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करो प्रिपरेशन, स्पेशली आज की डेट में जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो आपको उतना फ़ायदा होगा. एंड लकीली मेरे फादर भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो इनकरेज्ड मी टू डू माई बेस्ट, एंड एज अ रिजल्ट आई वॉज एबल टू क्रैक both civil services examination with an all India rank of 97th, as well as Indian Forest Services examination with an all India rank of 9th. So I believe that if someone has the right attitude and attributes, he can definitely crack this exam. Hi everyone, I am Shikhar Chaudhary and I belong to Purnia district which is in Bihar. So, मेरे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं including myself. मेरे फादर एक सिविल इंजीनियर हैं फ्रॉम IIT रुड़की एंड ही इज़ प्रेजेंटली इन इंडियन रेलवेज एज एन IES ऑफिसर. मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं एंड मेरी सिस्टर इज़ परस्यूइंग फैशन कम्युनिकेशन फ्रॉम निफ्ट कोलकाता. सो माई चाइल्डहुड वॉज वेरी ट्रैवल ओरिएंटेड. काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस मैंने विजिट किए हैं क्योंकि मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में है. सो आई वॉज बॉर्न इन गोमो विच इज़ इन झारखंड. वहाँ से हम लोग फिर आसनसोल गए विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. फ्रॉम देयर वी वेंट टू कोलकाता, देन टू भागलपुर इन बिहार, देन अगेन वी मूव टू लखनऊ एंड फाइनली वी आर इन पुणे. सो इट वॉज़ अ वेरी डाइवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. मैंने डिफरेंट कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, काफ़ी नए दोस्त बनाए हैं, काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस मैंने विजिट किए हैं. सो ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी रिच चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. बट एक चीज़ था कि मैं बचपन में बिल्कुल भी स्टूडियस नहीं था टिल क्लास 8th. मतलब यू कैड से दैट आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. मेरे परसेंटेज 78-79 के अराउंड रहते थे एंड आई वॉज नेवर अमंग्स द टॉपर्स. खेलना कूदना मुझे हमेशा ज़्यादा पसंद था. मुझे याद है मैं सुबह 5 बजे क्रिकेट खेलने जाता था एंड टिल 11 o'clock आई वुड प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स. फिर घर आया, लंच किया, फिर शाम में कभी क्रिकेट कभी टेनिस. सो कई बार तो मैंने स्कूल क्लासेस अपनी बंक की है for the sake of playing sports. But all this changed after class 8. Gradually पढ़ाई की और इंक्लिनेशन मेरा बढ़ा. मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी गाइड किया, काफ़ी काउंसिल किया. दे टोल्ड मी व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड कैसे मुझे पढ़ाई एंड स्पोर्ट्स के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना है. एंड उनकी बात मुझे समझ आई, पढ़ाई के प्रति मैं सीरियस होता गया. एंड फ्रॉम क्लास 10th मेरा पढ़ाई की तरफ ध्यान बढ़ा एंड एज अ रिज़ल्ट मैंने 10th और 12th में अच्छा स्कोर भी किया. आई स्टिल रिमेंबर द रिज़ल्ट डे. सो हमारा सिविल सर्विसेज का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर 3 अगस्त के अराउंड इनसाइडर सोर्सेज ने इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे की थी कि 4th को शाम में रिज़ल्ट आने वाला है. एंड कोइंसिडेंटली 4th को मेरा सिविल सर्विसेज का मेडिकल एग्जामिनेशन भी था, क्योंकि कोविड इंड्यूस लॉकडाउन के कारण हमारा मेडिकल राइट आफ्टर द इंटरव्यू नहीं हो पाया था. सो पुणे में ही 4th अगस्त की मॉर्निंग में मेरा मेडिकल पड़ा था एंड उसी दिन रिज़ल्ट भी आने वाला था. तो रिज़ल्ट से एक रात पहले तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाया था. आई वॉज कम्प्लीटली रेस्टलेस एंड नींद आई नहीं थी. तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ के फिर मेडिकल के लिए चला गया. बट बैक ऑफ द माइंड मेरा ये था कि मेरा मेडिकल हो जाएगा एंड रिज़ल्ट शाम में आने वाला है. सो दैट वाज अ बिट एश्योरेंस फ्रॉम माय साइड. बट हुआ ये कि 11 बजे के अराउंड एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ मेरे फ़ोन में विच रेड की सिविल सर्विसेज रिज़ल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड. एंड इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अभी तक मेंटली प्रिपेयर नहीं था. मैं तो शाम तक वेट करने वाला था रिज़ल्ट का. बट टेलीग्राम पे क्या होता है कि कई बार फेक PDF का कल्चर चला है. सो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रिज़ल्ट सही में डिक्लेयर हो गया है. एंड मैंने UPSC की साइट पे मैं गया, वहाँ पे मैंने चेक किया एंड रिज़ल्ट वाज रियली डिक्लेयर्ड. और इट हैज़ ऑलरेडी बीन 5 minutes सिंस द रिज़ल्ट वाज डिक्लेयर्ड. वहाँ हॉस्पिटल में नेट स्लो था तो नोटिफिकेशन लेट आया था मेरे फ़ोन पे. एंड क्योंकि 5 मिनट हो गए थे एंड किसी फ्रेंड्स के मेरे कॉल भी नहीं आया था, तो मुझे लगा मन ही मन कि लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा. फिर डर डर के थोड़ा मैं काँप भी रहा था एंड मैंने PDF खोली रिज़ल्ट की. एंड सिंस दिस वाज माय फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा पेपर कैसा गया है. आई वाज अनेबल टू असेस माई सेल्फ. एंड मुझे लग रहा था कि अगर सिलेक्शन होता भी है तो लगता है लास्ट में रैंक आएगी, क्योंकि इतना अच्छा पेपर एज़ पर मी नहीं गया था. मैंने लास्ट से अपना नेम खोजना स्टार्ट किया. टिल 150th रैंक तक मैं आया, मुझे अपना नाम नहीं दिखा. सो आई थॉट कि लगता है सही में सिलेक्शन नहीं हुआ है. फिर मन में काफ़ी ख्याल आने लगे कि अब पेरेंट्स को क्या बताऊँगा, उनकी इतनी उम्मीदें थी, मैं खुद को कैसे संभालूँगा. काफ़ी मेहनत की थी मैंने. फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट मैंने सोचा कि एक बार अपना Ctrl F करके रोल नंबर टाइप करता हूँ, सो दैट आई विल बी कन्फर्म कि सही में मेरा हुआ है या नहीं हुआ है. एंड जब मैंने नाम अपना डाला, अपना रोल नंबर सर्च किया, सडनली माई नेम फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 97th. एंड दैट मोमेंट वॉज रियली ओवरवेलमिंग. आई जम्प्ड विद एक्साइटमेंट, क्योंकि अभी तक जितना डर जस्ट अ मोमेंट पहले लग रहा था वो सब जॉय एंड हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया. बट विश्वास अभी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई. इतना अच्छा तो पेपर नहीं गया था. सो मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला, अपने रोल नंबर को मैच कराया,
फिर मैं अपने नाम के एक-एक लेटर्स को मैच कराया कि सही में मैं ही हूँ या किसी और का नाम है। एंड जब मैं फाइनली कंफर्म हो गया, देन द रियलिटी सैंक इन कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड मैंने घर पे बताया एंड मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए, मेरे रिलेटिव्स भी काफ़ी खुश हुए। सो ओवरऑल आई वुड से कि इतनी मेहनत जब मैंने की थी, सो सीइंग माय नेम इन दैट लिस्ट, देयर वर 3 फीलिंग्स व्हिच आई रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिलीफ कि अब मुझे उस अनसर्टेन साइकिल ऑफ प्रिपरेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है एंड आई वुड बी गेटिंग आईएएस और आईपीएस व्हिच वाज माय सेकंड प्रेफरेंस। एंड देयर वाज आल्सो अ फीलिंग ऑफ प्राइड, मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि आई क्रैक्ड इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इट वाज रियली अ ग्रेट फीलिंग व्हिच आई वुड चेरिश फॉरएवर। मैंने काफ़ी डिफरेंट स्कूल्स में मैंने पढ़ाई की है क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे। सो वी वुड रेगुलरली शिफ्ट प्लेसेस वंस इन 4 और 5 ईयर्स। बट मेरी जो फॉर्मेटिव ईयर्स हुई है स्कूलिंग की, दैट वाज फ्रॉम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इन लखनऊ, जहाँ से मैंने 10th एंड 12th किया था, एंड माउंट असिसी स्कूल इन भागलपुर, जहाँ से मैंने क्लास 4 to 8 पढ़ाई की थी। सो स्कूल में मुझे काफ़ी सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला है। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा इंकरेज किया है, दे हैड फेथ इन मी कि मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा करूँगा। मेरे एक सर थे मैथ्स के, मिस्टर चौहान, वो उन्होंने ही मेरे अंदर मैथ्स के प्रति जो इंटरेस्ट है उसको जागरूक किया था। उन्होंने मेरे अंदर मैथ्स का पोटेंशियल देखा था और मुझे याद है उन्होंने क्लास 9th में मुझे कहा था कि शिखर, तुम्हें बाद में आईएएस बनना है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंकरेजमेंट फ्रॉम एनी टीचर विच आई गॉट इन माई स्कूल डेज। उसके बाद फिर मैंने जेई एडवांस क्रैक किया, मैथ्स के प्रति मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने इंजीनियरिंग की ओर अपना फ्यूचर चूज़ किया। एंड जेई एडवांस में मेरी ऑल इंडिया रैंक 5700 आई थी एंड आई गॉट इनटू आईआईटी पटना विथ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। एंड कॉलेज का तो बहुत ज़्यादा रोल रहा था क्योंकि कॉलेज में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो वहाँ मुझे ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की, एक कंपटीशन का माहौल रहता था कॉलेज में। फिर हमारे कॉलेज में इतनी फ्रीडम थी कि वी कुड परस्यू आवर गोल्स, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, यू कुड परस्यू डाइवर्स गोल्स। कई मेरे दोस्त हैं जो एमबीए कर लिए बाद में, कई हैं जो कि फॉरेन से एमएस कर रहे हैं, एंड कई दोस्त हैं मेरे जो कि सिविल सर्विसेज कर रहे हैं। सो ओवरऑल स्कूल एंड कॉलेज का इतना बड़ा रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में क्योंकि उन्होंने एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया मुझे। बचपन में मैं स्टूडियस नहीं था उतना, बट मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एप्टीट्यूड, इन सब में बचपन से ही मज़ा आया है। एंड हमारे फैमिली में भी लगता है मैथ्स का जीन रहा है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन रही है मैथ्स के प्रति, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो सैनिक स्कूल तिलैया में मैथमेटिक्स के टीचर थे। मेरे फादर खुद एक इंजीनियर हैं, मैथ्स उनका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हुआ करता था। एंड मेरे अंकल भी गवर्नमेंट स्कूल झारखंड में मैथ्स के टीचर हैं। सो आई थिंक आई इनहेरिटेड दैट मैथमेटिक्स जीन। एंड मैथ्स में इंटरेस्ट होने के कारण ही मैंने इंजीनियरिंग अपना करियर चूज़ किया। एंड मेरे जेई एडवांस में भी मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। एंड दैट इंटरेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, दैट लव फॉर मैथमेटिक्स कंटिन्यूड ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज ऑल्सो, जब मैंने मैथ्स अपना ऑप्शनल चूज़ किया। एंड आई स्कोर 296 इन मैथमेटिक्स विच वॉज अ वेरी गुड स्कोर इन दैट ईयर। गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है ये तो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था क्योंकि मेरे फादर खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। सो उनकी वर्किंग मैंने देखी है, उनका जॉब प्रोफाइल देखा है, एंड दे ऑल अट्रैक्टेड मी। बट स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना मैंने भागलपुर में स्टार्ट किया था क्योंकि भागलपुर इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो वहाँ पे हमारे स्कूल इवेंट्स में वहाँ के डीएम और एसपी आया करते थे, दे वुड बी चीफ गेस्ट्स एंड दे वुड मोटिवेट अस। फिर वहाँ पे हमारे स्कूल ने भी कई बार ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कराए टू द कलेक्टर्स ऑफिस और टू द एसपीज ऑफिस टू नो अबाउट द फंक्शनिंग्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कैसे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक को एड्रेस करती है, कैसे उनकी मदद करती है। एंड लकीली फॉर मी वहाँ के जो डीएम थे वो हमारे साथ टेनिस खेलने भी आया करते थे, उनको टेनिस का काफ़ी क्रेज़ था। सो वहाँ पे भी मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई है उनसे। सो आई सॉ देयर ऑरा, देयर अथॉरिटी, देयर रिस्पेक्ट विच दे कमांडेड इन द सोसाइटी, देयर पावर विच दे हैड टू डू गुड। सो ऑल दीज थिंग्स अट्रैक्टेड मी एंड मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचना स्टार्ट किया था। बट स्टिल आई वॉज अ चाइल्ड, क्लास 8 की बात है ये, क्लास 7 की बात है। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं हायर क्लासेस में गया, जैसे जैसे मैं कॉलेज में गया, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट करियर ऑप्शंस एंड आई रियलाइज्ड कि सिविल सर्विसेज इज़ मच मोर देन दैट फ्रॉम व्हाट आई हैड अर्लियर इमेजिन्ड। सिविल सर्विसेज में काफ़ी डाइवर्सिटी है, यू गेट टू सर्व अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सिविल सर्विसेज में काफ़ी चैलेंजेस हैं विच मेक्स दिस जॉब वेरी इंटरेस्टिंग, एंड सिविल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है टू सर्व द पब्लिक। सो सिविल सर्विसेज इज़ अ जॉब विच इज़ अपार्ट फ्रॉम अदर गवर्नमेंट सर्विसेज इन दीज मैटर्स। एंड मैंने डिसाइड किया कि फिर यही करना है, ये मैंने सेकेंड ईयर में डिसाइड कर लिया था। एंड थर्ड ईयर तक आते आते मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी सिविल सर्विसेज की। मैं नूतन, शिखर की मम्मी। ऐसा नहीं कि शिखर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत फोकस था, बचपन में बहुत ही शरारती था। सिर्फ खेलना उसे पसंद था, पतंग उड़ाना, बहुत ही ज़्यादा पतंग उड़ाता था। मैं परेशान होती कि मेरा बेटा पढ़ेगा क्या करेगा पता नहीं। शिखर कहता मम्मी अभी मुझे खेलने दो,
मैं पढ़ाई करूँगा, जब टाइम आएगा तो मैं पढ़ाई कर लूँगा, बट अभी मुझे खेलना तो मैं 8 तक तो मैं पतंग उड़ाऊँगा, मुझे उड़ाने दो, उसके बाद नहीं उड़ाऊँगा कभी। और उसने किया कि 8 तक तो पतंग उड़ाता रहा, बट 9 से थोड़ा सीरियस होना शुरू हुआ शिखर। धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ता रहा। शिखर ने जब सिविल सर्विसेज की प्लानिंग की थी, जहाँ तक मुझे याद है, ये आईआईटी गया था और आईआईटी के सेकंड ईयर में था जब इसने पहली बार ये एक आइडिया दिया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। एज अ पेरेंट, जब आपका बच्चा कहीं आईआईटी चला जाता है तो आपके दिमाग में ये होता है कि ऑलरेडी एक सेट करियर की तरफ जा रहा है, वो सडनली वो कहता है कि वो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो सिविल सर्वेंट बने, क्योंकि ये कुछ प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी है। बट एक डर भी रहता है कि जब वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देगा, बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत बच्चे देते हैं, अक्सर बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो एक डर भी कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन शिखर की जो क्वालिटी थी उसको देख के हम लोगों को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही। एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स जब ये दे रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम, मतलब इसने किया, आंसर किया पूरा, बट इसे लग रहा था कि पता नहीं मेरा सही नहीं है। उसके बाद का भी बहुत इंटरेस्टिंग, जब एग्ज़ाम दे के आए, फर्स्ट पार्ट जब इनका हुआ तो इसका लग रहा था मेरा सारा गलत हो गया है, सही एक भी नहीं है। और शिखर जी को धैर्य बिल्कुल नहीं कि हाँ मैं सेकंड पार्ट जो है वो भी दे दूँ, उसके बाद चेक करूँगा। वो आके जो 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम जो भी था, हम लोग पास में ही सेंटर पड़ा तो घर आ गए थे, सारा फटाफट मिलाना शुरू किया। इसे लगा कि सारा मेरा गलत हो गया, अब सेकंड पार्ट वो देने के लिए तैयार नहीं, मैं तो जाऊँगी नहीं अब देने, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट पार्ट वैसे ही ख़राब हो गया है। और टारगेट इसका बहुत हाई था कि मुझे इसका फॉरेस्ट का भी निकालना है, उसका कट ऑफ हाई जाता है। तो फिर मिलाते मिलाते कुछ हम लोग इसको उसमें बहुत शांत करके भेजे, बेटा कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना तो कर लो, आगे देखा जाएगा जो भी होगा। इसने उतना ही किया जितना क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, उतना करके ये आ गए। फिर हम लोग घर में इसके सारे आंसर मिलाना शुरू किए। शिखर के पापा भी थे, मैं भी, शिखर की छोटी बहन है वो भी। जब हमने मिलाना शुरू किया शिखर का, तो इसके 125 के अराउंड इसके आ रहे थे, जो कि कट ऑफ से जितना जाता है वो तो आइडिया रहता है कि उससे काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो वही मैं शिखर उस समय इतना ये था कि लग रहा था कि अब देना ही नहीं है, और तुम्हारा देखो इतने नंबर आ। तो ये तो बच्चे जब रहते, फर्स्ट अटेम्प्ट रहता, बच्चों को खुद नहीं पता रहता मेरी तैयारी है, कितना मैं कर रहा हूँ, क्या कर, कुछ भी नहीं आइडिया था। और ये देता गया, तो उस समय हम लोग इसके साथ थे। अदरवाइज हो सकता है कि बच्चों को दिक्कत हो जाए इस स्टेज पे। बच्चे जब छोटे रहते हैं, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है तो बहुत कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो ये अभी भी हम लोग याद करते हैं इस पार्ट को। शिखर, अगर तुमने उस दिन नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या होता। शिखर की एक और खासियत जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, उसके साथ क्या है कि उसने फेलियर को कभी भी फेलियर की तरह नहीं लिया है। जब कभी भी वो फेल करता है, वो अगली बार और अच्छी तरह से बाउंस बैक करता हुआ दिखा हम लोगों को। तो ये इन क्वालिटीज़ को जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो हमें लगा कि नहीं, अगर इसने डिसीजन लिया है तो ये कहीं ना कहीं वो सही जगह पहुंच जाएगा। अच्छा, इसकी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि इसने अपना एक बैकअप प्लान भी रखा हुआ था। हम लोग इससे कुछ कह रहे थे कि तुम इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर लो साथ साथ, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू आया था, इंजीनियर था ये भी। बट इसने अपना बैकअप प्लान अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कुछ और प्लान किया। इसने डिसाइड किया कि मैं फॉरेस्ट को पैरेलल में लेके चलूँगा, और इसे लगा कि अगर मैं यहाँ नहीं तो मैं फॉरेस्ट तो निकाल ही सकता हूँ। उस बेसिस पे ही टुक दैट कॉल। और जो इसने प्लानिंग की थी, जो मैंने कहा कि इसका डेडिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसने पहले फॉरेस्ट निकाला, फॉरेस्ट निकाल के अपने आप को सिक्योर किया, एंड फाइनली सिविल सर्विसेज निकाला। तो ये आपने देखा, ये बहुत पहले अटेम्प्ट में इसने निकाल लिया। तो जो इसके बारे में हमारा परसेप्शन था हम लोगों का, इसने वैसा ही परफॉर्मेंस दिया है। तो सर्टनली वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। पूरी फैमिली काफ़ी खुश है, और सभी का ब्लेसिंग इसके पास है, इसके साथ है। ये जिस पोस्ट पे जा रहा है, जिस सर्विस में ज्वाइन कर रहा है, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सर्विस है। तो हमारी ब्लेसिंग इसके साथ है, और हम इससे सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो, वहाँ पर आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारी रहेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं, हो सकती समाज भी काफ़ी आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और वो उसके हिसाब से अपना वहाँ परफॉर्म करे, ताकि जिस पर्पज़ से वो जा रहा है, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये भी था कि ये एक ऐसी सर्विस है जहाँ मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ, और तभी इतना डेडिकेशन आता है, अदरवाइज इतना डेडिकेशन आता नहीं। तो ऑल द बेस्ट। शिखर बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। मतलब एज अ मदर मुझे बहुत प्राउड है अपने बेटे पे। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज दिस अनसर्टेनिटी फैक्टर
क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस मटेरियल को रेफ़र करना है, कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है, वेदर टू गो फॉर कोचिंग और नॉट. सो देयर वर दीज अनसर्टेन फैक्टर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट डर भी लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर नहीं हुआ तो मेरी जॉब लगेगी या नहीं. क्योंकि जब एक बार आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगते हो, सो यू गेट आउट ऑफ टच विद द प्राइवेट सेक्टर, एंड गेटिंग बैक टू द प्राइवेट सेक्टर इन केस यू आर नॉट सेलेक्टेड इज़ डिफ़िकल्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर एक्सटर्नल प्रेशर्स एज वेल, क्योंकि मेरे दोस्त सब आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज अच्छी जगह प्लेस्ड हो गए थे, एंड दे वर इन्जॉइंग देयर लाइफ्स, उनकी सैलरीज अच्छी थी, एंड आई वॉज स्टिल प्रिपेयरिंग एट होम. सोसाइटी में भी लोग कई बार बातें बनाते थे. देयर वर फ्यू पीपल हु टोल्ड मी कि सिविल सर्विसेज तो बहुत लोग देते हैं, कितनों का निकलता है. सो दैट वाज दिस प्रेशर वाज आल्सो देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट maintaining studies for a long period of time was also a challenge. Sustaining those long hours, long durations of study was a challenge. मुझे याद है कई बार मुझे 13-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी, and for many days in a row, and it was really taxing. It was both taxing emotionally as well as physically, and it was also very tiresome. And lastly एक major challenge जो मैंने face किया था वो ये था कि during my preparation I would feel low many times. एक बार मुझे याद है मेरे प्रीलिम्स से जस्ट पहले मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया था, एंड आई गॉट ओनली 78 to 80 मार्क्स इन दैट. एंड यूपीएससी का कट ऑफ प्रीलिम्स में जनरली 100 होता है. तो आई फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड. मैं 3-4 दिन तक उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाया था. मुझे मेरे ऊपर जितनी कॉन्फिडेंस थी वो सब मैंने लूज़ कर दी थी कि जब मैं मॉक में परफॉर्म नहीं कर पा रहा जस्ट 15 डेज बिफोर द प्रीलिम्स, तो फाइनल एग्ज़ाम में तो मुझसे नहीं होगा. बट लकीली मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा था उस टाइम. उन्होंने मेरे प्रिपरेशन पे विश्वास जताया. उन्होंने कहा कि योर प्रिपरेशन हैज़ बीन जेन्युइन, एंड सिंस योर प्रिपरेशन इज़ जेन्युइन द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ टू हैव फेथ इन योर सेल्फ. एंड वही मैंने कोशिश किया अपने फाइनल एग्ज़ाम में भी. मैं एग्ज़ाम के दिन काफ़ी काम रहा, एंड पेपर टफ होने के बाद भी आई केप्ट फेथ इन माई प्रिपरेशन. एंड मैंने ये सोचा कि यार जब पेपर मेरे लिए टफ है एंड माई प्रिपरेशन हैज़ बीन जेन्युइन, तो बाकियों के लिए भी तो टफ होगा. सो आई केप्ट दैट इन माइंड, एंड मैंने कामली पेपर अटेम्प्ट किया, एंड एज अ रिजल्ट आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड देन इन सक्सेसिव मेंस एज वेल. मैंने क्योंकि कॉलेज में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, सो मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग का ऑप्शन नहीं था. आई हैड टू रिलाई ऑन ऑनलाइन सोर्सेज. एंड फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि विच ऑनलाइन सोर्स इज़ गुड, कहाँ से मुझे प्रिपेयर करना चाहिए. मैंने अपने दोस्तों से बात की, एंड देन आई केम अक्रॉस अनअकैडमी, जहाँ पे कि काफ़ी सारे एडुकेटर्स हैं. आपके पास चॉइस होता है आप किससे पढ़ना चाहते हो, किससे नहीं पढ़ना चाहते. देयर आर मेनी मॉक टेस्ट अवेलेबल, काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं अनअकैडमी के. सो ओवरऑल मैंने रियलाइज़ किया कि अनअकैडमी इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म ऑन विच आई कैन बेस माई प्रिपरेशन, ऑन विच आई कैन ट्रस्ट. सो इससे मैंने अनअकैडमी के बारे में जाना, एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन यूजिंग अनअकैडमी. सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स के लिए पहले तो मैंने बेसिक बुक्स फॉलो की जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं. उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली मैगजीन, किसी भी कोचिंग मटेरियल का आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने मंथली मैगजीन किया. एंड साथ ही साथ मैंने द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, किसी में से एक आप चूज़ कर सकते हैं, इनको फॉलो किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी अटैम्प्ट किए हैं. मैंने अराउंड 50 मॉक्स दिए हैं. मॉक से फ़ायदा ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज एबल टू असेस माई प्रिपरेशन, द लेवल ऑफ माई प्रिपरेशन में असेस कर पाया. सेकेंडली मॉक्स में आई वॉज एबल टू डिसाइड माई स्वीट स्पॉट कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट आई विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ. एंड फॉर मी इट वॉज अराउंड 90, सो आई ऑलवेज अटेम्प्टेड अबव 90 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. एंड थर्डली बाई प्रैक्टिसिंग मॉक्स एक फ़ायदा और हुआ मुझे कि आई डेवलप्ड इंटेलिजेंट गेस वर्क टेक्निक्स. क्योंकि आज की डेट में प्रीलिम्स का पेपर ऐसा हो गया है कि अराउंड 50% क्वेश्चन ही आपको आते हैं, एंड रेस्ट 50% आपको गेस वर्क से ही करना होता है. एंड दैट गेस वर्क इज़ डेवलप्ड वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग मॉक्स. एंड थर्डली प्रीलिम्स के लिए मैंने यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर्स को काफ़ी फॉलो किया था. आई प्रैक्टिस्ड अराउंड पास्ट 10 ईयर्स यूपीएससी क्वेश्चंस. क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन से ये होता है कि आपको पता चलता है कि यूपीएससी किस एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, एंड उन एरियाज़ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है. सो अकॉर्डिंगली मैं भी उन एरियाज़ पे मैंने अपना फोकस बढ़ा दिया था. नाउ कमिंग टू मेंस. मेंस में सोर्सेज कॉमन होते हैं बहुत सारे, जो कि मैं प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा था. बट देर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर एक्स्ट्रा इन मेंस. फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो ये सब कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं फॉर विच आई रिलाइड ऑन ऑनलाइन और ऑफलाइन सोर्सेज. यू कैन रिलाई ऑन एनी वन ऑफ दीज. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मेंस के लिए आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस की थी, क्योंकि मेंस में अल्टीमेटली इट मैटर्स कि आप अपने नॉलेज को पेपर में प्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं. सो फॉर आंसर राइटिंग मैंने GS 1, 2, 3, 4 के लिए अलग स्ट्रेटजी फॉलो की थी. GS 1 में जैसे मैं मैप बहुत यूज़ करता था. ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया तो आई वुड यूज़ मैप्स. अगर हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है तो आई वुड यूज़ डेटा और इवेंट्स. GS 2 में आई वुड बी यूजिंग कमिटीज़ एंड कमीशन. सेकेंड ARC का मैंने काफ़ी यूज़ किया. संथानम कमेटी का नाम मैं यूज़ करता था, उनके रिकमेंडेशंस यूज़ करता था. GS 3 में आई फोकस्ड हेविली ऑन डेटा, क्योंकि GS 3 इज़ अ पेपर ऑन इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स में विदाउट डेटा द आंसर लुक्स इनकम्प्लीट.
GS4 में व्हाट आई डिड वाज मैंने जितने भी एथिकल टर्म्स मेंशन्ड है यूपीएससी के सिलेबस में उन एथिकल टर्म्स की एक डेफिनेशन तैयार कर ली थी एंड आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ रेडीमेड एग्जांपल्स जिनको मैं डायरेक्ट आंसर में यूज़ करूँगा. एंड फॉर ऐसे व्हाट आई डिड वाज ऐसे के लिए सबसे पहले तो मैंने कोट्स एंड एनेक्डोट्स याद किए थे क्योंकि ऐसे में आपका फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. एंड इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू स्टार्ट विथ एनेक्डोट्स और कोट्स जो कि मैंने किया. For body part, I tried to cover as many dimensions as possible, be it social dimension, political dimension, economic dimension, environmental dimension, governance dimension, international dimension भी आप cover कर सकते हैं. That also I did. And for conclusion part, एक तो मैंने essay को summarize कर दिया within 1 or 2 paragraphs. मैंने solution provide कर दी in the end, and I ended it with a way forward, with a positive note basically. So ये मेरी essay की strategy थी. Then coming on to interview. इंटरव्यू में जो आप करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो मोस्टली सेम रहता है बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू प्रिपेयर योर डैफ. सो आई प्रिपेयर्ड माई डैफ थॉरली एंड बिलीव मी डैफ से ही मेरा 60 to 70% इंटरव्यू बेस था. सो लकीली मैंने अच्छे से डैफ प्रिपेयर कर रखा था एंड इट हेल्प मी इन माई इंटरव्यू. अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग योर डैफ वन हैज़ टू बी केयरफुल कि दे हैव टू बी देयर सेल्फ इन द इंटरव्यू. यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ. मैंने भी यही कोशिश की. मैंने कभी इंटरव्यू में अपने पर्सनैलिटी को फेक नहीं किया. जो मैं था मैंने वही प्रेजेंट किया वहाँ पे. आई नेवर ब्लफ्ड बिफोर द बोर्ड. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आई हम्बली सेड सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर. एंड बिलीव मी कि आप जब नो सर कहते हो तो योर मार्क्स आर नॉट डिडक्टेड फॉर इट. बट अगर आप ब्लफ करते हो एंड द बोर्ड मेंबर्स आर वेरी एक्सपीरियंस दे विल ईजिली कैच यू एंड देन दे विल पेनलाइज यू हेविली. आई रिमेंबर मेरा एक बैचमेट है, ही ऑल्सो गेव द इंटरव्यू सम डेज आफ्टर मी एंड उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि उससे यूपीएससी में अराउंड इंटरव्यू में 20 to 25 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उनमें से वो 10 में नो सर बोल के आया है. बट डिस्पाइट सेइंग नो टू एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 और 25 ही स्टिल गॉट अबव 180 मार्क्स क्योंकि जो बाकी 10 क्वेश्चन उसने बोले जो आंसर कर पाया था वो बाकी 10 क्वेश्चन उसमें उसने ऑनेस्टली आंसर किया, ब्लफ नहीं किया और अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट किया बोर्ड के सामने. सो द ओनली थिंग फॉर इंटरव्यू इज़ दैट यू हैव टू बी योरसेल्फ and you have to present what you are, not what you want to be or what you aspire to be. अनअकैडमी के काफ़ी एडुकेटर्स को मैंने फॉलो किया था. फॉर एग्जांपल मृणाल सर की जो इकॉनमी के कोर्सेज़ हैं उनको मैं रेगुलरली देखता था एंड बिलीव मी उनके हैंडआउट से कई सारे प्रीलिम्स के इकॉनमी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं आंसर कर पाया था. सो आई एम रियली थैंकफुल टू मृणाल सर. सेकेंडली मैंने अवधेश सिंह सर की एथिक्स की क्लासेस देखी थी. अवधेश सिंह सर खुद एक एक्स IRS ऑफिसर हैं. सो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी रहा एडमिनिस्ट्रेशन में और वो अपने एक्सपीरियंस को अपने वीडियोज़ में शेयर करते थे एंड आई यूज्ड दोज एक्सपीरियंसेस एंड हिज नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन माई एथिक्स आंसर्स एंड आई थिंक इट रियली हेल्प मी इन सिक्योरिंग अ गुड मार्क्स इन एथिक्स. एंड लास्टली मैंने अनअकैडमी पे जो प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होते थे उनको भी मैंने अटेम्प्ट किया है जस्ट टू एसेस माई प्रिपरेशन. जो उनके सॉल्यूशन वीडियोस एजुकेटर्स अपलोड करते थे उनको मैं देखता था क्योंकि उसमें वो बताते थे कि अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, आप कहाँ से और पढ़ें कि आपका ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते. सो ऑल दीज वेर हेल्पफुल इन माई फाइनली गेटिंग अ गुड रिजल्ट. जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने की सोच रहे हैं मैं उन्हें 3 क्वालिटीज़ डेवलप करने का सजेशन दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू हैव दैट करेज टू टेक द चैलेंज ऑफ यूपीएससी हेड ऑन क्योंकि ये काफ़ी टफ प्रिपरेशन होता है. From my experience, it is a very rocky road, so you need to have that courage. Secondly, you need to have that dedication to succeed no matter the odds. And finally, you need to have that patience and perseverance to keep continuing with your preparation irrespective of the failures which you might face during this journey. एक बहुत अच्छी कहावत है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो यूपीएससी भी एक जंग है जहाँ पे कि कई बार हम फेल होते हैं, कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार हम डिप्रेस फील करते हैं. But the important thing is that we have to bounce back stronger and keep on fighting until and unless we win this war. And if I believe that अगर आप ये 3 qualities अपने अंदर adopt करते हैं तो you will definitely crack this exam. Wish you all the best.